हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने इस डिजिटल क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके सामने मैं एक बार पुनः मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हम वर्ग के गुण, वर्गमूल आदि विषयों पे चर्चा की थी, जिसकी 3 वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। यह चौथी वीडियो है आज, जिसमें हम वर्गमूल के गुण पढ़ाएंगे कि वर्गमूल के क्या क्या गुण होते हैं। वीडियो को अंतिम तक देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है वर्गमूल के गुण। जैसा स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप देख भी रहे हैं कि जो इसका पहला गुण है, हम केवल धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं जो धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक हो सकता है। यानी कहने का मतलब है हम ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं जो निश्चित रूप से धनात्मक होती है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया हो 4। कोई क्वेश्चन क्या है 4, और 4 का मुझे क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 4 क्या है, तो सबसे पहले देखिए यह क्या है, एक धनात्मक संख्या है। सबसे पहले क्या है, यह एक धनात्मक संख्या, चूंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, वह एक काल्पनिक संख्या होती है। अभी मैं उस विषय पे आगे चर्चा करूंगा। तो यहाँ देखिए यह एक धनात्मक संख्या है जो 4 है, और इस 4 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि जब 4 का वर्गमूल निकालना होगा तो उसे अंडर रूट में कर देंगे, इस तरह हो जाएगा। और आप यह भी जानते हैं कि जो है यहाँ कौन सा मूल होता है, जब कुछ नहीं दे रखता है तो यहाँ 2 होता है। यानी 2 मूल होने का मतलब यह है कि 2 संख्याओं का एक जैसा जोड़ा बना करके आप बाहर निकालते हैं, यानी वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो आइए देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 2। अब ये क्या हुआ, 2 दूना 4, यानी यहाँ कुछ नहीं हो तो 2 है, तो 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना करके आप एक संख्याएं क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह जो 2 है वह निश्चित रूप से 4 का वर्गमूल है। तो जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो आप प्लस और माइनस में लिखते हैं। जब वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का, जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसकी 2 वैल्यू प्राप्त होती है, एक धनात्मक में प्राप्त होती है, ऋणात्मक में प्राप्त होती है। जैसा यहाँ बोला भी गया है कि हम केवल धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं जो धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक हो सकता है, जो धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक हो सकता है। तो आप यह कन्फर्म हो जाइए, जब आप कभी भी किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वह जो है संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक, यानी 2 वैल्यू उसके प्राप्त होते हैं, यानी 2 मूल उसके प्राप्त होते हैं। एक धनात्मक मूल प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक मूल प्राप्त होता है। जैसे इसी में आप देख लें, इसी में जब आप देखेंगे तो एक मूल जो है धन 2 होगा और एक मूल क्या होगा, ऋण 2 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या हम 9 ले लेते हैं, 9 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। यह भी मान लीजिए 9 क्या है, एक धनात्मक संख्या है, 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे अंडर रूट 9। फिर इसे हम क्या करेंगे, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 भी हो गया। और यहाँ 2 होने के नाते, 2 मूल होने के नाते 2 का एक जैसा जोड़ा बना के एक 3 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। चूंकि यह 3 जो है 9 का क्या है, वर्गमूल है। यानी यह वर्गमूल निकल रहा है, इसके 2 मूल होंगे, एक धनात्मक में होगा, एक ऋणात्मक में होगा। यानी इसे लिख सकते हैं +3 और -3। तो यानी इसके 2 मूल हो गए। आइए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है सम संख्याओं का वर्गमूल सम होता है। सम संख्याओं का वर्गमूल सम होता है, यानी सम संख्याएं क्या होती हैं। आप सम संख्याओं के बारे में क्या जानते हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं अथवा कट जाती हैं, उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे मतलब ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ आप क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं, सम संख्याओं का वर्गमूल सम होता है, वर्गमूल आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि
इसमें से हम मान लीजिए इसी फिर एग्जाम्पल को ले लेते हैं, मान लीजिए 4 हो गया, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं 4 हो गया। 4 को हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यह 4 क्या है, एक सम संख्या है। 4 क्या है, एक सम संख्या है। आइए इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए वो सम संख्या होती है कि नहीं, क्योंकि दूसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि सम संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वह क्या होता है, वह सम होता है। तो हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल सम होता है कि नहीं होता है। चलिए इसे अंडर रूट में करेंगे 4, ठीक इसी प्रकार जैसे ये आप किए हैं। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 गुणे 2, ये क्या मिलके हो रहा है, एक जोड़ा बन के एक 2 बाहर हो जा रहा है, यानी प्लस माइनस 2। यानी यह जो 2 प्राप्त जो हो रहा है संख्या, तो यह निश्चित रूप से जो 2 है वह भी क्या है, एक सम संख्या ही है। वह 2 क्या है, एक सम संख्या ही है। यानी 4 यदि सम संख्या है तो उसका जो वर्गमूल 2 प्राप्त हो रहा है, तो 2 भी एक क्या है, सम संख्या है। इस प्रकार और भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 16 को हम देखें कि इसका जो है जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा। तो 16 एक क्या है, 16 भी एक सम संख्या है। तो 16 एक सम संख्या है। अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए ये क्या होता है, यह हो गया अंडर रूट 16, यह क्या हो गया 4 गुणे 4, 4 का एक जोड़ा बन के एक 4 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हुआ 4 हुआ, यानी 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4 हुआ। तो 16 एक सम संख्या है, तो जो उसका वर्गमूल 4 आया, 4 भी क्या है, एक सम संख्या है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी भी सम संख्या का जब वर्गमूल आप ज्ञात करते हैं तो जो उसका वैल्यू प्राप्त होता है वह निश्चित रूप से एक सम संख्या ही होती है। आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब इसी प्रकार जैसे आप सम पढ़े उसी प्रकार आप विषम पे चर्चा करें। यानी किसी भी विषम संख्या का जो वर्गमूल होता है वह भी क्या होता है, विषम ही होता है। चलिए कोई भी विषम संख्या ले लीजिए। मान लीजिए विषम संख्या एक हो गई 9, क्या हो गई 9। हमें 9 का वर्गमूल निकालना है। अब यह 9 क्या है, यानी 9 क्या है, 9 भी एक विषम संख्या है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, देखिए उसका वर्गमूल विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह हो गया 9 को कहां भेजेंगे, अंडर रूट। इसका गुणनखंड क्या बनता है, 3 गुणे 3। यहाँ क्या है, 2 मूल है, इस नाते 2 संख्याओं का एक जैसा जोड़ा बना करके एक संख्या इसमें से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यह भी क्या आया, प्लस और माइनस, क्योंकि इसकी 2 वैल्यू होगी, एक धनात्मक होगी एक ऋणात्मक होगी। बताया भी गया है जब कोई भी संख्या करनी से बाहर आती है तो उसके 2 मूल होते हैं, एक धनात्मक होते हैं एक ऋणात्मक होते हैं। तो अब यहाँ निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये जो 9 है ये क्या है, एक विषम संख्या है, और उसका जो वर्गमूल प्राप्त हो रहा है यह भी 3 निश्चित रूप से क्या है, एक विषम संख्या है। चलिए और भी उदाहरण आगे लेके इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 25 हो गया। ये 25 क्या है, आप देख रहे हैं कि यह निश्चित रूप से जो 25 है यह एक विषम संख्या है। तो इस विषम संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। अब इसे आप गुणनखंड करेंगे, 5 बचे 25 हो गया। 5 का एक जोड़ा बन करके एक 5 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस यहां लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 25 एक विषम संख्या है और इसका जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है 5, 5 भी क्या है, एक विषम संख्या है। देखिए जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है। पहले पॉइंट में मैं चर्चा भी किया और आपसे बताया भी कि आगे इस पर चर्चा करूंगा, तो वो पॉइंट अब आ चुका है। निश्चित रूप से हम धनात्मक संख्याओं का ही वर्गमूल निकालते हैं। यदि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना है तो निश्चित रूप से उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि वह इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक संख्या होती है। आइए मैं उस पर चर्चा करता हूं। यहां परिमेय संख्याकरण में ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल नहीं होते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होती है जिसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता है वह क्या होता है, वह निश्चित रूप से एक काल्पनिक संख्या होती है जिसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आइए देखिए हम एग्जाम्पल के रूप में इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऋण 4 हो गई। ऋण 4 का हमको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि यह संख्या ऋणात्मक है,
तो ऋणात्मक संख्या का कोई वर्गमूल नहीं होता है। ऑलरेडी ये जो पार्ट देख रखा है ऋण 4, ये ऑलरेडी कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक संख्या है। इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। हम इसे किस रूप में रखेंगे? एक काल्पनिक संख्या के रूप में ही रखेंगे। आइए देखिए, निकालिए इसका वर्गमूल। इसे क्या करेंगे? अंडर रूट ऋण 4 कर देंगे। अब यहां देखिए, इसको क्या करेंगे? ऋण 2 गुणे 2, आप इसको तो कर ही लेंगे। अब यहां देखिए, अब यहां आप क्या करेंगे? चूंकि इसका एक जोड़ा बनाएंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये तो बात समझ में आ रही कि 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां ऋण बच रहा है अभी अंडर रूट, चूंकि ऋण का वर्गमूल नहीं निकलता, यानी इस प्रकार तब हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, उसे हम एक काल्पनिक संख्या मानते हुए ही सवाल हल करते हैं। तो देखिए यहां इसका तो वर्गमूल निकल गया, यहां 2 आ गया, लेकिन यहां ऋण बचा हुआ है, ऋण बचा हुआ है और इसके साथ कोई संख्या नहीं बची हुई है, तो हम इसे क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो यहां क्या बच गया है आपको का? 2 अंडर रूट ऋण 1। अब यहां देखिए, आपका यह वर्गमूल निकल पा रहा है क्या? नहीं निकल पा रहा है। तो जब यह वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो निश्चित रूप से यह ऋण 4 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि यह ऋण 4 एक धनात्मक संख्या नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं? आप 2 गुणे, अब ऋण 1 है यहां अंडर रूट में, अब इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलता है, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, तो इसे लिखते हैं 2i। तो ये क्या हो गया? 2i, यानी क्या हो गया? i का जो मान हुआ वह हो गया अंडर रूट ऋण 1, अंडर रूट ऋण 1। अब आप यहां देख रहे हैं कि हम अंडर रूट ऋण 1 के जगह पे क्या रखे हैं? i रखे हैं। इस प्रकार हमें 2i जो प्राप्त हुआ, यह क्या है? यह एक काल्पनिक संख्या है। निश्चित रूप से यह क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। आप इस प्रकार देख रहे हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो इमेजिनरी पार्ट होती हैं, यानी काल्पनिक संख्या होती है, इसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। देखिए, 2 पार्ट होते हैं, किसी संख्या के 2 पार्ट होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि यह हो गया 2 + 2i, या इसी का नाम है 2 + 2 अंडर रूट -1। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि यहां जो है दोनों जो पद हैं, निश्चित रूप से एक पद देख रहे हैं ये रियल है, ये रियल पार्ट है। एक पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो निश्चित रूप से इसका तो ये जो रियल पार्ट है, ये तो आप देख पा रहे हैं कि वास्तव में संख्या है, लेकिन ये जो है ये रियल पार्ट नहीं है। इसमें देखिए आई लगा हुआ है, इस नाते ये रियल पार्ट न होते हुए ये इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का कोई वर्गमूल नहीं होता है, उसे हम इमेजिनरी पार्ट के रूप में ही लिखते हैं, जो बड़े ही साधारण तरीकों से आप समझ रहे हैं। अब इसी कड़ी में देखिए, आपका जो 5वां पॉइंट है, जो 5वां वर्गमूल के गुण है वह क्या है? पूर्ण वर्ग का वर्गमूल एक पूर्णांक होता है। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग हो, जो उसका वर्गमूल प्राप्त होगा वह भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल कोई भी ले लें, जैसे मान लीजिए 4 है, क्या है? 4 है। 4 क्या है? 4 एक पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। जब उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो देखेंगे कि जो उसकी वैल्यू आ रही है वह क्या आ रही है? एक पूर्णांक आ रही है। देखिए अंडर रूट 4, अब क्या हो गया? 2 गुणे 2, अब एक जोड़ा बन के 2 बाहर आ गया। तो देखिए ये 2 जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? एक पूर्णांक आ रहा है। तो निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो निश्चित रूप से जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी? एक पूर्णांक आएगी। इस प्रकार और भी पूर्ण वर्ग ले सकते हैं, पूर्ण वर्ग में और भी 9 ले सकते हैं। 9 ले लीजिए, अगर 9 ले लेंगे तो इसका भी वर्गमूल आप निकालिए, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 3, यह भी एक जोड़ा बन के 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 भी क्या है? एक पूर्णांक है। और ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी
9 पूर्ण वर्ग संख्या है, इस 9 का यदि आप वर्गमूल निकालते हैं जो 3 आ रहा है वो एक पूर्णांक है। इस प्रकार आप 16 का ले सकते हैं, तो 16 का भी हो जाएगा √16। इसको जब निकालेंगे 4 गुणे 4, ये 4 जोड़ा बन के 4 बाहर आ जाएगा। ये 4 क्या मिल रहा है, यह एक पूर्णांक मिल रहा है। यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वह क्या होती है, पूर्णांक होती है। इस प्रकार आप और भी ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, आगे और भी ले लेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस पूर्ण वर्ग संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं उसका जो वैल्यू आ रही है, जो मान आ रहे हैं, वह एक पूर्णांक हो रहा है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। यदि संख्या के अंत में, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके जानकारी के लिए काफी उपयुक्त है। देखिए क्या है, यदि संख्या के अंत में विषम शून्य संख्याएं हो तब यह एक वर्गमूल नहीं रखता। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या के बाद विषम शून्य आते हैं। विषम शून्य का मतलब समझते हैं, विषम मीन्स जो संख्याएं 2 से न कटें, यानी उसे कहते हैं विषम। जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह। तो किसी संख्या के बाद जो शून्य आते हैं वह क्या हो, विषम हो। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखिए मान लीजिए हम लिख दें 1000, तो आप देख रहे हैं निश्चित रूप से 1 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है। यानी जीरो की संख्या कितनी है, 3, यानी 3 एक विषम संख्या है। तो निश्चित रूप से जो ये जीरो आ रहा है यह एक विषम शून्य संख्या है। इस नाते पूरे 1000 का हम कोई भी वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में विषम जीरो हो तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि हमें 21,000 का वर्गमूल निकालना है, तो निश्चित रूप से आप यही समझ लीजिए कि यह जो है 3 जीरो है, यानी जीरोओं की जो संख्या है वह विषम है। तो जहां भी आप जान जाइए कि संख्या के बाद अगर विषम जीरो आते हैं तो निश्चित रूप से उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। मित्रों, आप इसी के साथ साथ एक चीज और सीख पा रहे हैं। जैसे ये महत्वपूर्ण है आपके सीखने के लिए, तो इसी के सीखने के साथ एक चीज और निकल के आ रहा है कि यदि यह विषम जीरो है तब तो इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। लेकिन यदि हम कह दें कि यह सम जीरो है तो निश्चित रूप से इसका वर्गमूल क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यह हम 100 कर दे रहे हैं, तो यह क्या है, एक के बाद जो जीरो आए हैं वह क्या है, अब विषम नहीं रह गए, अब सम रह गए, क्योंकि 2 जीरो हैं। यानी 2 क्या है, एक सम संख्या है। इस नाते 100 क्या हुई, एक सम संख्या हुई। तो 100 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मित्रों, आज आप लोगों ने वर्गमूल के गुण पढ़े। इसे हम चौथी वीडियो के रूप में भेज रहे हैं। हमें आशा और विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप लोग बहुत लाइक करेंगे, बहुत प्यार और स्नेह देंगे। इसी के साथ आज का ये क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको निश्चित रूप से अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके बाद मैं जो वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊँगा। इस नाते ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हुए मैं एक बार आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही स्नेह और प्यार दे रहे हैं और आप हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो से सीख भी ले रहे हैं। तो इसी के साथ यह क्लास मैं समाप्त करता हूँ।